सो कंपैरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तुम्हें बहुत शिद्दत से इस चैप्टर का इंतजार होगा कि बाबा जी कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो मुझे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा सबसे पहले चाइना के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाइना से कंपैरिजन करेंगे। तो चाइना जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिबरल होती चली जा रही है उसकी इकोनॉमी, बिकॉज वो जानते हैं जो रीस्ट्रक्चरिंग वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ नहीं मिलाएंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे और उन्हें डर है कि भारत आगे चला जाएगा। पाकिस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और मिलिट्री वाली है, तो समझ में ही आ रहा होगा। बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो रूल्स गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स बना रहे हैं वो बहुत औसम है। तो बेसिकली मिलिट्री बेस्ड या अथॉरिटेटिव उनकी इकोनॉमी है जो उन्हें ग्रो नहीं होने देती है। नाउ अगर मैं कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढना चालू करूं कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना तीनों में बेसिक सिमिलैरिटीज क्या हैं, तो मैं उन्हें 3 पार्ट में क्लासिफाई करूंगा जो तुम्हें याद रह जाएं। फालतू में अनंत काल तक गिनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला, तीनों कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट सेम टाइम पे चालू हुआ, मतलब तीनों ने डेवलपमेंट सेम फेज में देखा और वो यहां पे आगे प्रूव भी करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी 1947 में और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, नियर अबाउट द सेम टाइम। फिर जो फर्स्ट 5 ईयरली प्लान आया वो सबसे पहले भारत में आया 1951, फिर चाइना में आया 1953 और भैया जानते हो ना पाकिस्तान सबसे लास्ट में घसीटते हुए लेके आया 1956 में। अब तुम यार सिविक्स का पेपर तो दे नहीं रहे, तुम्हें पेपर देना है बेसिकली इकोनॉमिक्स का। तो बात कर लेते हैं चाइना बीइंग एन इकोनॉमी क्या हुआ। ये जो माओ है ना, इसने बहुत नाक में दम करके रखा था, क्योंकि सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेके आया जो हमारा माओ भाई साहब थे 1958, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 7 साल बाद वो एक और लेके आया जो कहलाया ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। मैं दोनों को समझाऊंगा, लेकिन पहले आ जाते हैं जो इन्होंने कैंपेन चलाई। उसमें उन्होंने बोला 2 चीजों के बारे में। अब यही चीज आगे चलती चली जाएगी, ये कौन तुम्हें समझाएगा। देखो भाई, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम बात करेंगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि अगर चाइना के अंदर चेंजेस लाने हैं बीइंग एन इकोनॉमी तो आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ एक कम्यून सिस्टम चालू किया। नाउ ये कम्यून सिस्टम क्या था, ऑल्दो बाद में चल के इतना कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट कम्यून सिस्टम बेसिकली जो था वो ये बताता था कि जितने भी फार्मर्स हैं ये मिलके एक तरीके का ग्रुप बनाते थे। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप सुना है, उसी टाइप का कुछ चाइना का कम्यून सिस्टम हुआ करता था। इसमें बस डिफरेंस ये था कि ये लोग पैसे नहीं जोड़ते थे, ये लोग सब साथ में मिलके लैंड कल्टीवेट करते थे, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर का काम करते थे मिलके। और जब एक आंकड़े की बात की जाए तो 1958 की ही अगर मैं बात करूं तो 26,000 लोग इस कम्युनिटी या इस कम्यून से जुड़ चुके थे या कम्यून सिस्टम से जुड़ चुके थे, जहां पे सब मिलके लैंड कल्टीवेट करते थे या प्रोडक्शन करते थे। नेक्स्ट आता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो लोग हैं उन्हें एनकरेज किया गया कि पढ़ाई करो, सीखो चीजें नई नई जो हो रही हैं मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और फिर इनको भेजा गया और आगे की हायर एजुकेशन लेने के लिए कंट्री साइड पे दूसरे देशों में मान लेते हैं, और दूसरे देशों के बच्चों को चाइना में बुलाया गया सो दैट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें हेल्प कर सके, ग्रोथ में हेल्प कर सके और आइडियाज डेवलप कर सके। सो अगेन ऐसा मत सोचना कि मैं बस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जी हाँ इसमें प्रोफेशनल्स भी हुआ करते थे जिनको भेजा जाता था कंट्री साइड पे कि सीखो और कुछ नया करके दिखाओ। ये भी इनिशिएटिव माओ ने लिया था जस्ट 7 साल बाद। फिर से बोलता हूं, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। इसके बाद जो तीसरी चीज आई ना वो इसी की कॉपी पेस्ट थी, लेकिन सुन लो क्योंकि मेरा काम है बताना। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ये 3rd पॉइंट है। और जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए वो 2 फेज में थे। पहला फेज आपका बोला गया कम्यून सिस्टम का, मतलब शुरुआत की गई थी कम्यून सिस्टम के साथ और इस कम्यून सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप किया गया और जितने भी फार्मर्स थे उनको इस कम्यून सिस्टम के थ्रू जोड़ा गया सो दैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी काइंड ऑफ बिल्डअप हो, जो कि एक्चुअल मोटिव था इसका। और धीरे धीरे जब पहला फेज जो था वो फेज आउट हो गया तो सेकेंड फेज में शुरू किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश किया गया प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स के साथ सो दैट इस सेक्टर में भी ग्रोथ देखी जा सके। फिर आया ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म सिस्टम।
ड्यूअल प्राइसिंग कर दी गई। अब आप पूछोगे यार कि ये ड्यूअल प्राइसिंग क्या थी, तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी और जो फार्मर्स थे उनसे सरकार ने बोला कि आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही अपने गुड्स को सेल करना है, मतलब सेलिंग फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी सरकार फिक्स करेगी उसी पे आप क्वांटिटीज के इनपुट और आउटपुट को सेल कर सकते हो। लेकिन अदर ट्रांजैक्शंस में उन्होंने मार्केटेबल फोर्सेस को लेके आ गए, बोला हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे फिक्स करेंगे। अब वो जो भी कहना चाहते हो अदर ट्रांजैक्शन के थ्रू, तुम्हारी बुक में नहीं दिया, मैं बताना वाजिब नहीं समझता, क्योंकि अगेन कंफ्यूजन होगा। मैं डिस्कस तो कर सकता हूं लेकिन क्यों करूं, अभी नॉलेज वाली बात नहीं है, अभी तुम्हें याद कराने वाली बात है। अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं तो मैं बस इतने की बात करूंगा 1970, और तुम अगर इतना भी याद रखोगे तो तुम्हारा पूरा कंटेंट तैयार है, मैं गारंटी दे रहा हूं। कैसे? सबसे पहले तो पाकिस्तान रिवॉल्व किया ग्रीन रेवोल्यूशन के अराउंड, बिल्कुल भारत की कॉपी करते हुए, और 1970 में दो फेज आए, एक कहलाया अर्ली 1970 और एक कहलाया लेट 1970। जो अर्ली 1970 था वो बेसिकली ब्रैग करता था पब्लिक सेक्टर के इंट्रोडक्शन का, और लेट 1970 ब्रैग करता था या बताता था प्राइवेटाइजेशन का। बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही। पहले तो नेशनलाइजेशन कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर को एनकरेज कर दिया गया जब 1970 की शुरुआत थी, लेकिन 1970 एंड होते 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 प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करना चालू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि प्रॉफिटेबिलिटी तो प्राइवेट सेक्टर से ही आएगी। हाँ, तो तुम इसी टाइम के लिए बैठे होगे जब हम कंपैरेटिव स्टडी करें, तो चलो कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रख लेते हैं, जिसके अलावा कुछ खास ज्यादा फैक्ट्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यस बट ऑब्वियस चाइना सबसे आगे है, 1371 मिलियंस बेसिकली। उसके बाद इंडिया आता है। मैंने यहाँ पे एक गलती करी, पता है, इंडिया 311 नहीं है, 1311 है, 1.3 बिलियन पे जाता है वैसे तो हाँ भैया, चाइना हो गया सबसे आगे 1371 मिलियन। उसके बाद इंडिया आता है 1311 मिलियन, और उसके बाद चाइना बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, उसको कोई पूछता भी नहीं है, 188 मिलियन है। समझ जाओ क्या बुरी हालत है। लेकिन 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 ये मिलियन तो हो गया, इसमें एक ट्विस्ट है कि भैया जो जिस हिसाब से ग्रोथ रेट थी ना पॉपुलेशन की, उसमें चाइना सबसे पीछे रह गया, क्योंकि उन्होंने ये जो पॉलिसी लेके आ गए थे कि वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह, उसके कारण जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चाइना की आज के टाइम पे सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी वो तुम भी जानते हो। आ जाओ हमारे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। उसके बाद सेकंड, देखा भारत नहीं जीत सकता ऐसी चीज़ों में पाकिस्तान से, 188 होने के बाद भी जज्बा देख रहे हो तुम इनका, 2.1%, समझ रहे हो तुम। तो ये 2.1% है, फिर भारत आता है 1.2% पे, और लास्टली चाइना आता है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी 0.5% का। फिर आगे बढ़ते हैं डेंसिटी, और मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली अनएजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फिगर है। दैट हैपेंस व्हेन यू आर इलिटरेट। तो आगे बढ़ते हैं भाई, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स पर्सन पर स्क्वायर मीटर कितने कितने हैं। तो क्योंकि चाइना के अंदर भले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो ग्रोथ बैरियर लगा दिया, एक तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था चाइना में, इसके कारण चाइना का जो पर्सन्स पर स्क्वायर मीटर है वो सबसे कम है। हमारे दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, ऑब्वियसली उनके पास उतनी पॉपुलेशन नहीं है इसलिए वो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो चीज़ घेर नहीं सकते। लेकिन हमारा भारत, प्यारा भारत, भीड़ देखी कभी तुमने? मतलब सीधी बात यह है कि एक स्कूटर पे 6 लोग बैठ के जाते हैं, स्टेपनी पे भी लोग जगह बना लेते हैं, तुमने देखा होगा हमारे भारत में। तो 441 पर्सन्स पर स्क्वायर मीटर, डबल से भी ज़्यादा है हमारे यहाँ। ये तो काम है हमारे यहाँ। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे लोएस्ट चाइना में। तो चाइना और ट्रेंड जो हमें देखने को मिलता है वो दोनों में अगर आप देखने को चाहो तो यहाँ पे चाइना सबसे लोएस्ट है व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एट द सेम टाइम चाइना पर पर्सन्स पर स्क्वायर मीटर में भी चाइना सबसे ज़्यादा कम है। नाउ सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेक्स रेशियो में देखा जाए तो हमारे भारत की हालत खराब है, अगेन वही पुराने घिसे पिटे कल्चर और ट्रेडिशन के कारण, 929 पर 1000 के हिसाब से। फिर उसके बाद 947 पाकिस्तान, ये एक कदम आगे हैं, भगवान जाने क्यों, इनका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया लेकिन ठीक है। और चाइना में इट्स 941 पर 1000 पर्सन्स। तो ये सेक्स रेशियो, मतलब पर 1000 मेल का, को पर्सन्स बोल रहा हूं, भगवान जाने, मैं पर 1000 मेल के हिसाब से देखा जाए तो यार चाइना में भी अच्छा नहीं है, इंडिया में भी अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट माना जाता है पाकिस्तान का सेक्स रेशियो जो कि 947 है। और अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। अगेन रीजन है पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, अगेन बहुत लिमिटेड होने के कारण उनका सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली अच्छा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। चलो अब मैं तुम्हें गेस करने को देता हूं कि फर्टिलिटी रेट, मतलब बर्थ गिवन बाय वुमेन
इन द फर्टिलिटी एज दैट इज 15 to 45 में ये जो फर्टिलिटी रेट है ये किसका सबसे ज्यादा होगा? हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट वाली चीज तो है, हमारे यहाँ पे ठीक है इलिटरेट हैं लेकिन फिर भी दिल से बहुत सच्चे हैं। हमारे भारत के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं। तो यार यहाँ पे जो एक बहुत ही पिछड़ी सोच है वो जाती है चाइना तक। चाइना तक नहीं यार, मैं पता नहीं क्यों मैं बेचारे चाइना को बिना बात का कल्प्रिट बना देता हूँ, पाकिस्तान तक। आई हेट चाइना जस्ट बिकॉज आई हेट पाकिस्तान वाली सिचुएशन है। सो हाँ भैया पाकिस्तान तक जाती है। 3.7 बर्थ पर वुमेन है पाकिस्तान का, 2.3 बर्थ पर वुमेन है इंडिया के अंदर। फिर से 3.7 पाकिस्तान, 2.3 इंडिया एंड 1.6 बर्थ पर वुमेन चाइना। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं कहीं पे ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। सबसे हाईएस्ट जो है हमारा वो पाकिस्तान का जाता है, दैट इज 3.7 पर वुमेन जो बर्थ दी जाती है। इंडिया का 2.3 पर वुमेन बर्थ जो दी जाती है, और चाइना सबसे लोएस्ट पे है 1.6 पर वुमेन जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, उसका ये रेशियो दिया हुआ है। सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान में, देन कम्स इंडिया एंड देन कम्स चाइना। अगर आपने इतनी भी चीज़ें याद रख ली कंपैरिजन पर्पस पे और इसको आपने खुद से डिफाइन करके लिख दिया तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हैं, बाबा जी की गारंटी है। सो जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर माना जाता है, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी बताता है। और इसी के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वो इंडिया का नियर अबाउट 12% है, यानी 12 इट्स 92 मतलब 0.9 ट्रिलियन समथिंग अराउंड। उनकी हालत बहुत बुरी है, वो तो आपने देख ही लिया कि भारत अगर कुछ भी देना बंद कर देता है तो बेचारे कितने बुरे हालात में चले जाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा था। नाउ 12 इट्स 96 यार, हाँ यार 12 इट्स 96, 0.96%। सॉरी यार, ऐसे बुरा मत मानना, कमेंट में मत बोलना कि बाबा जी पहाड़ा भूल गए क्या। नहीं, याद है, याद है। अब मैं 12 का पहाड़ा नहीं सुनाऊंगा वरना तुम फिर मेरे मजाक उड़ाओगे, इसलिए ठीक है। आई हेट मैथ्स, समझ जाओ। तो यार फिर बात की गई 2011 से लेके 2015 के बीच में कि ग्रोथ रेट किसका बढ़ा और किसका फॉल हुआ। नाउ यहां पे भी मैं तुम्हें फिगर्स बता सकता हूं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए 2011 से लेके 2015 के बीच में चाइना का ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली फॉल हुआ और इंडिया पॉजिटिव वे में ग्रो करी। मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट में एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड दिखा लेकिन चाइना की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फॉल दिखा। तो देखो भाइयों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें सिर्फ पढ़ के जाना है। बाकी मैं 20 डेज प्लेज में सब कवर कर चुका हूं, तो वो चीजें वर्कशीट से जरूर पढ़ लेना जो डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट्स का पेपर हुआ सक्सेसफुल। नाउ इको का पेपर है और हमारे गेस्ट पेपर्स रेडी हैं। जो मैंने तुम्हें इस चैप्टर का कंटेंट करवा दिया उससे बाहर से कुछ नहीं आना, लेकिन फिर भी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ श्योरिटी एक नीचे वर्कशीट अटैच्ड है। बट क्योंकि हर बार हमारे गेस्ट पेपर फंसते हुए आए हैं बोर्ड में, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दे दूंगा जहां कॉमर्स बाबा के 2 गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। जाओ जाके ले सकते हो, बस एक ही कंडीशन है, तभी लेना जब वो सॉल्व करने के लिए तुम तैयार हो। तो वर्कशीट और गेस्ट पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वो गेस्ट पेपर आपको लेने पड़ेंगे ऐप से। वर्कशीट यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हो और तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर 20 डेज प्लेज पूरा देखा है तो गेस्ट पेपर के साथ फिनिश कर सकते हो। और हां, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बोर्ड की लगा मत बैठना, क्योंकि कॉमर्स बाबा के फेक पेपर्स हर जगह मिल जाएंगे लेकिन ओरिजिनल सिर्फ कॉमर्स बाबा ऐप पे मिलेगा। इतना कर लो काफी है। मेरा पेपर नहीं भी करोगे तो भी बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन कर लोगे तो तैयारी पूरी है। सो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। तेरी सुनने वाला मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया